आज कहानी उस अजीम हस्ती की जिसे अंग्रेज हुकूमत ने भी कहा था, अगर महमूद को जलाकर खाक भी कर दिया जाए तो उनकी खाक भी अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाएगी। ये कहानी है शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन की। 1851 में बरेली में पैदा हुए महमूद हसन दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले तालिबे इल्म थे। देवबंद सिर्फ एक मदरसा नहीं, 1857 की जंग आजादी का दूसरा मोर्चा था। महमूद हसन ने वहीं पढ़ा, वहीं पढ़ाया। 1874 में उस्ताद बने। 1890 में सदर मुदर्रिस और शेखुल हदीस। 40 साल तक तालीम दी। 860 आलिम बनाए, जिनमें हुसैन अहमद मदनी, उबैदुल्ला सिंधी, अनवर शाह कश्मीरी जैसे नाम शामिल हैं। तनख्वाह 75 रुपए मिलती थी। 50 घर ले जाते थे, बाकी मदरसे को दे देते थे। लेकिन उनका असल मकसद था मुल्क को गुलामी की जंजीर से आजाद कराना। 1905 से मौलाना ने खुलकर सियासी मैदान में कदम रखा। उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो को हथियार बना लिया है, तो उन्होंने इसका तोड़ निकाला, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। इसी के लिए 1878 में समरतुत तरबियत नाम से एक खुफिया तंजीम बनाई, जिसे 1909 में जमीयतुल अंसार के नाम से दोबारा जिंदा किया गया। मकसद एक ही था, नौजवानों को वक्त आने पर जिहाद आजादी के लिए तैयार करना। जब सरकार की नजर देवबंद पर पड़ी तो 1913 में दिल्ली में नजारतुल मुआरिफ के नाम से दूसरा मरकज बनाया। देखने में मदरसा, हकीकत में इंकलाबियों का अड्डा था। इसी दौरान उन्होंने अपने भरोसेमंद साथी मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को काबुल भेजा। मौलाना मंसूर अंसारी को सरहदी इलाके यगिस्तान भेजा गया। वहां जुनूद रब्बानिया यानी अल्लाह की फौज तैयार हो रही थी। उधर तुर्की, जर्मनी, रूस, जापान तक उनके कासिद जा रहे थे, ताकि बाहर से हथियार और सिपाही की मदद मिल सके। पहली जंग अजीम शुरू हुई तो मौलाना को लगा यही मौका है। 1915 में वो हिजाज गए। मक्का में उस वक्त के तुर्क गवर्नर गालिब पाशा से मिले और गालिबनामा हासिल किया, जिसमें हिंदुस्तान की आजादी की जंग को जिहाद करार देकर मदद का वादा किया गया था। काबुल में जो हुकूमत जला वतन बनी, राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति, मौलाना बरकतुल्ला वजीर आजम और मौलाना सिंधी वजीर दाखिला, वो इसी प्लान का हिस्सा थी। इस पूरी तहरीक का नक्शा रेशम के रुमालों पर लिखकर काबुल से मक्का भेजा जा रहा था। 9 जुलाई 1916 को अंग्रेजों की खुफिया पुलिस ने वो खत पकड़ लिया। यहीं से वो तहरीक इतिहास में रेशमी रुमाल तहरीक के नाम से मशहूर हुई। नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान में 222 बड़े उलेमा और सियासी रहनुमा को गिरफ्तार किया गया। उनसे कहा गया कि तुर्कों को काफिर कहने वाले फतवे पर दस्तखत करो। मौलाना ने साफ इनकार कर दिया। पहले काहिरा, फिर 15 फरवरी 1917 को माल्टा की जेल। 3.5 साल तक सख्त कैद। अंग्रेजों की रॉलेट कमेटी ने खुद उन्हें जंगी कैदी लिखा। जंग खत्म होने के बाद 8 जून 1920 को जब वो बंबई के समंदर किनारे उतरे तो गांधी जी, मौलाना अब्दुल बारी, शौकत अली ने उनका इस्तकबाल किया। अंग्रेजों ने एक मौलवी के जरिए पैगाम भेजा, सीधे देवबंद चले जाइए, सियासत से दूर रहिए। मौलाना ने जवाब दिया, मैं सियासत से दूर नहीं रह सकता। आते ही उन्होंने 2 बड़े काम किए। पहला, 31 अगस्त 1920 को तर्के मवालात यानी असहयोग तहरीक के हक में फतवा जारी किया। 500 उलेमा ने उस पर दस्तखत किए। ये वही असहयोग था जिसे बाद में कांग्रेस ने अपनाया। दूसरा, अलीगढ़ के तलबा जब सरकारी मदद लेने वाले कॉलेज को छोड़कर निकले तो 29 अक्टूबर 1920 को मौलाना बीमार, कमजोर जिस्म, चारपाई पर लेटे हुए अलीगढ़ पहुंचे और जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा, अगर इससे अंग्रेजों को तकलीफ होती है तो मैं ये जरूर करूंगा। उसी खुतबे में उन्होंने कहा, दुश्मन की दी हुई तालीम से गुलाम पैदा होते हैं, आजाद कौम नहीं। ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, देवबंद और अलीगढ़ को एक रिश्ते में बांधना, मजहबी और जदीद तालीम को जोड़ना और हिंदू मुसलमान को एक मंच पर लाना। बस 1 महीने बाद 30 नवंबर 1920 को दिल्ली में इस अजीम मुजाहिद आजादी ने आखिरी सांस ली। जनाजा देवबंद ले जाया गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रोते हुए बोले,
शेख उल हिंद की मौत ने मेरी कमर तोड़ दी। आज जब हम आजादी की बात करते हैं तो शेख उल हिंद का नाम उस फहरिस्त में सबसे ऊपर होना चाहिए जिन्होंने उस दौर में मुकम्मल आजादी की बात की जब बड़े बड़े लीडर सिर्फ डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे। उनकी जिंदगी हमें 3 सबक देती है। मुल्क के लिए मिलकर लड़ो, तालीम को गुलामी से आजाद करो और अपनी लड़ाई खुद लड़ो। किसी बाहर वाले का इंतजार मत करो।